गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय उपनिवेशवाद। इसमें हम देखेंगे अमेरिका में किस प्रकार उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई या अमेरिका में कौन कौन से राष्ट्र ने उपनिवेशवाद की शुरुआत की। अभी अमेरिका के उपनिवेशवाद का अध्ययन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय जो शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र थे उनके द्वारा जो कमज़ोर या दुर्बल राष्ट्र थे उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया और उनको जो कमज़ोर राष्ट्र थे उनको राजकीय दासता की दलदल में ढकेला गया, यानी उनको अपना गुलाम बनाया गया। किनकी ओर से? प्रबल राष्ट्र की ओर से या प्रगत राष्ट्र की ओर से। उनके संपत्ति पर अधिकार कर लिया गया तथा अगर ज़रूरत पड़े तो नरसंहार भी बड़ी मात्रा में किया गया। मेक्सिको, पेरू आदि जगहों पर जो आदि राज्य नष्ट किए गए तथा उनको गुलामगिरी में, पराधीनता में उन पर लादी गई। यानी जो प्रबल राष्ट्र थे उन्होंने अमेरिका में क्या किया कि जो कमज़ोर राष्ट्र थे अमेरिका के, उन पर अपना आधिपत्य यानी वर्चस्व प्रस्थापित किया और उनको अपना गुलाम बना दिया गया। अभी यूरोपीय राष्ट्र में अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों में स्पर्धा शुरू हो गई, जिसमें पुर्तगाल भी था, स्पेन भी था। अभी पुर्तगाल द्वारा जो अमेरिकी महाद्वीप के ब्राज़ील का क्षेत्र है उस पर वर्चस्व किया गया और स्पेन द्वारा मेक्सिको पर अधिकार कर लिया गया। इन जगहों पर उनको विविध स्वर्ण भंडार प्राप्त हुए और उसके साथ साथ ये स्पेन, पुर्तगाल ने यहाँ पर खेती करना भी अमेरिका में चालू कर दिया। जैसे गन्ना की खेती, तंबाकू की फसल लेना स्पेनिश लोगों ने शुरू कर दिया और खेती करने के लिए जो लोग चाहिए थे या जो मजदूर चाहिए थे वो गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाए गए। पेरू, मेक्सिको, वेनेजुएला में सोने चांदी के भंडार प्राप्त होने के कारण स्पेन द्वारा कृषि की अपेक्षा सोना प्राप्त करने में ध्यान दिया गया। अभी स्पेन ने कृषि में तो शुरुआत कर दी, लेकिन दूसरी अगर बाजू देखी जाए तो उनको सोना, हीरा ये ज़्यादा तौर पर मिलने लगा। तो स्पेन ने अपना ध्यान जो है वो खेती करने के जगह पर अभी किस पर केंद्रित किया? सोना ढूंढने में या सोने की खदानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। स्पेन ने क्या किया? दक्षिण अमेरिका के संपूर्ण तटीय क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जो दक्षिण अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र था उन पर अब स्पेन का वर्चस्व आ गया। दक्षिण तट पर फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया तक का प्रदेश स्पेनिश लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने वहाँ के जो रेड इंडियन जनता थी और जो अफ्रीका से लाए हुए गुलाम थे उनसे अमेरिका में कृषि करवाना या अमेरिका के दक्षिण तट पर कृषि करवाना प्रारंभ कर दिया। अभी कृषि के साथ साथ वो उनको खदानें मिल गई थी और उनको खनिज संपत्ति उनके हाथ लग गई थी, क्योंकि जो सारा क्षेत्र था यहाँ पर बड़ी मात्रा में सोने की खदानें पाई गई थी या खनिज संपत्ति भी बड़ी मात्रा में पाई गई थी। स्पेन द्वारा इस क्षेत्र में अपना कामकाज चलाने के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई। स्पेनिश शासक ने सभी उपनिवेशों पर अपना शासन बसा लिया था, यानी स्पेन का जो शासक था वो अमेरिकी उपनिवेश का सर्वोच्च शासक था। काउंसिल ऑफ द इंडीज इस संगठन की सहायता से उपनिवेशों का शासन कार्य जो स्पेन था वो चला रहा था। किसके माध्यम से? काउंसिल ऑफ द इंडीज़ नाम की एक संस्था उन्होंने स्थापित की थी। उसके माध्यम से अमेरिका के जो स्पेनिश उपनिवेश थे उनके माध्यम से वहाँ पर वो काम चला रहे थे।
काउंसिल उपनिवेश में व्यापार की भी देखरेख अथवा प्रबंध करती थी। इस उपनिवेश से कच्चा माल स्पेन को भेजा जाता था तथा यहाँ पर जो पक्का माल बनाया जाता था वह स्पेन से लाया जाता था और उपनिवेश के मंडियों में, बाजारों में बिक्री किया जाता था। इस प्रदेश में सोने एवं चांदी के व्यापार में स्पेनिश लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ और स्पेन की धीरे धीरे उन्नति होती गई। अभी स्पेन की जो उन्नति हुई थी, बड़ी तादाद में उन्नति हुई थी, क्योंकि स्पेन ने अमेरिका में खेती करना भी प्रारंभ किया था। उनको सोने की खदान भी मिली थी। उसके बाद हम देखेंगे उन्होंने खेती करने के लिए गुलाम भी लाए थे। इस तरह उन्होंने अपना संगठन चलाने के लिए स्पेन का शासक संगठन चलाता था, वहाँ पर शासन करता था। इस तरह स्पेन की बहुत ज़्यादा तादाद में प्रगति वहाँ पर हो गई। यह देखकर उनको प्रतिस्पर्धी भी निर्माण हो गए। यह स्पेन की जो तरक्की देखकर इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस आदि लोगों ने भी अमेरिकी महाद्वीप में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ कर लिया। अभी स्पेन और इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस आदि लोगों में उपनिवेश स्थापित करने के लिए स्पर्धा शुरू हो गई। अभी इंग्लैंड की जो रानी थी, इंग्लैंड का उपनिवेश अमेरिका में किस तरह प्रारंभ हुआ ये हम देखेंगे। अभी इंग्लैंड की जो रानी थी उस वक्त वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। उसके कार्यकाल में क्या हुआ कि उसने सामुद्रिक अभियानों को प्रोत्साहन दिया, यानी समुद्र के मार्ग से जो अभियान चलाए जाते थे उनको प्रोत्साहन दिया, समंदर के मार्ग से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन दिया और जहाँ जहाँ समंदर के मार्ग से पहुँचा जाए वहाँ पर उपनिवेश स्थापित करना यानी कॉलोनी स्थापित करना, उसको उन्होंने परमिशन दे दिया। अभी रानी एलिजाबेथ थी, उसका कार्यकाल में व्यापारिक लाभ और स्वराष्ट्रहित आदि को जोड़कर उपनिवेशवाद की स्थापना की गई। 1496 में जॉन केबेट नाम का व्यक्ति था, उसको इंग्लैंड ने अमेरिका भूमि पर उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। एलिजाबेथ प्रथम ने जॉन केबेट नामक व्यक्ति को अमेरिका में जाकर उपनिवेश स्थापित करने की क्या दी, परमिशन दे दी। और उसने उत्तर अमेरिका में, इंग्लैंड में सबसे पहले अमेरिका में जाकर उत्तर अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किया। 1607 ईसा में जेम्स नदी के तट पर ब्रिटिशों द्वारा जेम्स टाउन नामक उपनिवेश की निर्माण किया गया तथा आगे चलकर ये जो जेम्स टाउन था उसको वर्जीनिया नाम से पहचाना गया। यानी अगर आपको पूछा जाए कि उत्तर अमेरिका में इंग्लैंड ने सबसे पहला उपनिवेश कौन सा स्थापित किया, तो हम क्या बोलेंगे, वर्जीनिया। आगामी समय में उत्तर अमेरिका के पूर्व तटीय प्रदेश में न्यू इंग्लैंड से कैरोलिना तक ब्रिटिशों के उपनिवेश स्थापित किए गए। अभी उत्तर अमेरिका के पूर्व तटी से लेकर न्यू इंग्लैंड में जो कैरोलिना नाम का स्थान था वहाँ तक के बड़ी तादाद के प्रदेश में अभी ब्रिटिशों ने अमेरिका में अपने उपनिवेश यानी कॉलोनी स्थापित कर ली थी। अभी इंग्लैंड ने उपनिवेश की कड़ी नाकाबंदी करने की नीति अपनाई। अभी इंग्लैंड ने अपनी सत्ता वो कॉलोनी में उपनिवेश में स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने जल परिवहन संबंधी अधिनियम बनाए। जल परिवहन यानी रानी एलिजाबेथ ने क्या किया था कि समंदर के मार्ग से व्यापार करने के लिए परमिशन दी थी। अभी इसीलिए इंग्लैंड को अपना अधिकार प्रस्थापित करने के लिए जल परिवहन अधिनियम स्थापित करना पड़ा। और ये अधिनियम के अनुसार क्या हुआ, परिवहन यानी
हम जिसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का जो एकाधिकार था वह केवल इंग्लैंड के कंपनियों को ही प्राप्त हुआ। यानी अभी व्यापार के लिए या उपनिवेश स्थापित करने के लिए ये राष्ट्रों में स्पर्धा हो रही थी, इसीलिए जल परिवहन अधिनियम लाया इंग्लैंड ने, और केवल उसका लाभ किसे हुआ? इंग्लैंड के कंपनी को। उसके बाद उन्होंने मुद्रांक अधिनियम लाया। कब लाया? 1765 को। उसके अनुसार क्या हुआ कि वस्तुओं के लिए विशेष मुद्रांक शुल्क का भुगतान करना इंग्लैंड द्वारा अनिवार्य किया गया, यानी टैक्स लगाया गया। क्या लगाया गया? टैक्स, स्टैंप लगाया गया उन पर, स्टैंप लगाया गया। यानी जिस किसी को उस रास्ते से व्यापार करना हो उसको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती थी। इसका परिणाम क्या हुआ? स्टैम्प भरना पड़ा बाकी लोगों को, इसीलिए वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी आई। और मुद्रांक अधिनियम के अनुसार जो शुल्क थोपा गया था और इंग्लैंड द्वारा उसके अमेरिकी उपनिवेश पर लगाए गए प्रतिबंध जो थे उसका वर्जीनिया, मैसेच्यूसेट इन उपनिवेशों ने सर्वप्रथम विरोध किया। अभी ये जो एक्ट बनाया था, परिवहन संबंधी एक्ट बनाया था, उसके साथ साथ जिसको भी इस उपनिवेश के क्षेत्र में व्यापार करना हो उनको क्या करना पड़ा कि उनको उन पर कुछ नियम थोपे गए। इसीलिए जो वर्जीनिया के लोग थे, उपनिवेश के वर्जीनिया या मैसेच्यूसेट उपनिवेश के जो लोग थे, इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण 5 मार्च 1770 को ब्रिटिश की गोलीबारी में ब्रिटिश ने क्या किया कि मैसेच्यूसेट के बोस्टन नगर में फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इसीलिए बोस्टन शहर में अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष फैल गया और 1773 में 1773 में इन वर्जीनिया और मैसेच्यूसेट उपनिवेश के लोगों ने अपने स्वतंत्रता की क्या की? मांग की थी। अभी ब्रिटिश संसद ने क्या किया था कि अमेरिका के जो उनके उपनिवेश थे वहाँ पर चाय के व्यापार में एकाधिकार जो था, यानी वन साइडेड अथॉरिटी जो थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। उपनिवेशों पर प्रतिबंध लगाए थे। उपनिवेश को इनका शासन कार्य के लिए स्वायत्तता दी जाए आदि मांग वहाँ के नागरिक करने लगे थे कि जो एकाधिकार है वो नष्ट किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का, और हमको भी व्यापार करने की सहूलतें दी जाए, ऐसे जनता डिमांड कर रही थी। लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया? उसे अस्वीकार किया। इसीलिए उपनिवेशों के जो लोग थे उन्होंने इंग्लैंड से आए हुए जो माल था उन पर बहिष्कार डालना शुरू कर दिया। और 1773 में बोस्टन बंदरगाह में जो स्थानिक उपनिवेश की जनता थी उन्होंने निषेध दर्शाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से जो चाय आई थी बोस्टन बंदर में, वो चाय के बक्से को समंदर में फेंक दिया। इस घटना को जो 1773 में बोस्टन बंदरगाह में चाय फेंकने की जो घटना हुई थी उसको बोस्टन टी पार्टी नाम से इतिहास में पहचाना जाता है। अभी ये जो घटना हुई थी इसकी जांच करने के लिए कमेटी बिठाई गई। महाद्वीपीय उपनिवेश की सभा 1774 में फिलाडेल्फिया में उपनिवेश का एक अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश माल के आयात एवं निर्यात का विरोध किया गया तथा ब्रिटिश माल का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया। इन घटनाओं का परिणाम क्या हुआ कि यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। यानी अमेरिका में जो उपनिवेश स्थापित किए थे इंग्लैंड ने, उसको स्थानिक जनता का विरोध हो रहा था क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अधिनियम लगा लिए थे, प्रतिबंध लगा लिए थे। इसलिए ये लोगों ने क्या किया? इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन की तार छेड़ दी।